रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैथिली को नई नई तरीके की चीजें खाने का घनिष्ठ शौक था, पर जो चीजें उसे सबसे ज्यादा पसंद थी वो थी तंदूरी चिकन। बिना तंदूरी चिकन खाए उसका कोई दिन नहीं बीतता था। ऐसे ही एक दिन वो अपने बॉयफ्रेंड रुद्र के साथ एक ढाबे पर बैठी तंदूरी चिकन खा रही होती है। तभी वो रुद्र से बोलती है, वाह वाह वाह, तंदूरी चिकन का कोई जवाब ही नहीं है। मतलब पेट भर जाता है मेरा, पर नीयत कभी नहीं भरती। ये बात तो है मैथिली, तंदूरी चिकन खाकर सच में मजा आ जाता है। यार एक काम करो ना, थोड़ा पैक भी करवा लो मेरे लिए। मेरे मन का पता नहीं है कुछ भी, फिर से खाने का मन किया तो खा लूंगी रास्ते में। ओके जान, करवा देता हूँ। दोनों अपना अपना चिकन खत्म करते हैं और रुद्र बिल पे करता है। साथ ही मैथिली के लिए तंदूरी चिकन भी पैक करवा लेता है और पार्सल लाकर मैथिली को दे देता है। जिसके बाद दोनों कार में बैठ जाते हैं और घर की तरफ आने लगते हैं। और इसी बीच मैथिली पैक किया हुआ सारा तंदूरी चिकन रास्ते में ही खा लेती है और एक जोरदार डकार मारती है और बोलती है, ओ सॉरी रुद्र, क्या करूँ, ये तो नेचुरल है ना। नो इट्स ओके। वैसे एक बात कहूँ? हाँ बोलो ना। तुम्हें नहीं लगता कि तुम जरूरत से ज्यादा ही चिकन खाती हो? तुम्हारा इतना चिकन खाना अच्छा नहीं है, तुम्हारी सेहत खराब हो सकती है। रुद्र, जानती हूँ कि तुम मेरी फिक्र करते हो, इसलिए मुझे ये सब कह रहे हो, पर सच में ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है मैथिली, मेरा काम बस तुम्हें कहने का था, बाकी तुम्हारी मर्जी है। अब तुम आराम से गाड़ी चलाओ, बस ज्यादा सोचो मत। ठीक है मैडम जी। ऐसे ही कुछ देर बाद रुद्र मैथिली को उसके घर छोड़ देता है और जाते जाते उससे बोलता है, सुनो मैथिली, मैं बहुत जल्द मम्मी पापा से हमारे रिश्ते के लिए बात करने वाला हूँ, तो रुद्र की दुल्हनिया बनने के लिए रेडी हो जाओ। मैं तो कब से आपकी दुल्हनिया बनी बैठी हूँ। रुद्र जी, बस आप आइए और मुझे ले जाइए। हाय मेरी जान, आई लव यू। आई लव यू टू रुद्र। ठीक है जान, जाता हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर रुद्र वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और रुद्र अपनी फैमिली को मैथिली के बारे में बताता है और वहीं मैथिली भी अपने परिवार को रुद्र के बारे में बताती है। जिसके बाद दोनों परिवार वाले आपसी सहमति से फैसला करके दोनों का रिश्ता पक्का कर देते हैं। और कुछ ही दिनों बाद मैथिली और रुद्र की बैंड बाजा बारात वाली शादी हो जाती है। शादी के बाद मैथिली एक अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन वो अपने घर के आंगन में मिट्टी का ढेर लगा रही थी और उसे तंदूर बनाने लगती है। तभी उसकी सास ममता वहाँ आती है और उससे बोलती है, अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? माँ जी, मैं तंदूर बना रही हूँ। तंदूर पर क्यों बहू? हमारे घर तो गैस है ना। माँ जी, तंदूरी चिकन बनाने के लिए। क्या चिकन? छी बहू, तो ये सब खाती है? आती? अरे माँ जी, मेरा तो दिन पूरा नहीं होता जब तक मैं तंदूरी चिकन खा ना लूं। पर जब से शादी हुई है ना, मैं खा ही नहीं पाई हूँ अच्छे से चिकन। बहू, तुझे जितना तंदूरी खाना खाना था खा लिया, अब नहीं खाएगी। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए प्लीज। आपको नहीं पसंद है तो आप मत खाइए, पर मुझे तो खाने दो, मुझे मत रोको प्लीज माँ जी। मैं आपके लिए अलग से खाना बना दूंगी, पर मैं तंदूरी खाना नहीं छोड़ सकती। फिर चाहे आप मुझे घर से निकाल दो या अलग ही क्यों ना कर दो। मैथिली की बातें सुनकर ममता बुरा समूह बनाकर वहाँ से चली जाती है और मैथिली अपना तंदूर बनाना जारी रखती है। कुछ घंटों की मेहनत के बाद मिट्टी का खूबसूरत सा तंदूर बनकर रेडी हो जाता है, जिसे मैथिली सुखाने के लिए धूप में रख देती है और बाजार से लकड़ियाँ और कोयले खरीदने के लिए चली जाती है। कुछ देर बाद वो लकड़ियाँ और कोयले लेकर घर आती है और स्टोर रूम में रख देती है और 2 दिन बाद उसका तंदूर सूख कर रेडी हो जाता है। और एक सुबह मैथिली रुद्र से बोलती है, रुद्र, ऑफिस से घर आते हुए ना चिकन ले आना, मैं आज घर पर तंदूरी चिकन बनाऊंगी। जान, इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, मैं बाहर से ला दूंगा। नहीं, मैं घर पर ही बनाऊंगी, मैंने तंदूर भी बनाया है, चलो मैं दिखाती हूँ। इतना कहकर वो रुद्र को आंगन में ले जाती है, जहाँ पर वो उसे अपने हाथों से बनाया हुआ तंदूर दिखाती है और बोलती है, ये देखो, मैंने अपने हाथों से बनाया है। वाओ, क्या बात है जान,
तुम तो बहुत समझदार हो गई हो। अब आप चिकन ले आना शाम को। ठीक है मेरी जान, ले आऊंगा। इतना कहकर रुद्र वहाँ से चला जाता है और शाम को ऑफिस से आते हुए चिकन लेकर आता है। मैथिली सबसे पहले चिकन को साफ करती है, उसके बाद उस पर मसाले और बैटर से कोटिंग करती है, जिसके बाद वो उसे तंदूर में पकाती है और आंगन में ही कैंडल लाइट डिनर का पूरा माहौल तैयार कर देती है। जिसके बाद वो रुद्र को वहाँ बुलाती है और दोनों साथ में बैठकर तंदूरी चिकन खाते हैं। और तभी रुद्र उससे बोलता है, यार क्या कमाल स्वाद है तुम्हारे हाथों में, सच में मजा आ गया। मुझे भी। अब मैं रोज रोज यहाँ चिकन बनाऊंगी और फिर हम रोज रोज ऐसे ही मजे से खाएंगे। बिल्कुल जान। इतना कहकर दोनों डिनर एंजॉय करते हैं, जिसके बाद दोनों कमरे में चले जाते हैं और वहीं वो चिकन की हड्डियां छोड़ जाते हैं और रात को उसकी खुशबू से घर में कुत्तों की सेना घुस आती है और सारे आंगन में वो हड्डियां बिखेर देती है और जोर जोर से शोर मचाने लगती हैं। उनके शोर की आवाज से सभी लोग उठ जाते हैं और बाहर आते हैं, जिसके बाद आंगन का हाल देखकर मैथिली बोलती है, आय हाय ये क्या हो गया? मैथिली ये सब क्या है, ये हड्डियाँ? अरे होना क्या है, तुम दोनों ने जो ये तंदूरी चिकन खाया है ना, ये उसी का कमाल है। पर माँ जी, परवर की बच्ची, देख कैसे सारे आंगन में कुत्तों ने हड्डियां ही हड्डियां फैला दी। हाय मेरा सारा घर क्या हालत कर दी है इसकी। देख सारे फूल पौधे भी खराब कर दिए। कितनी बार कहा था कि ये सब मत खाया कर, पर नहीं, मेरी बात किसे सुननी होती है। पर ये सब मेरे अकेले के खाने की वजह से तो नहीं हुआ है ना, इसमें रुद्र जी भी शामिल थे। तो कौन सा तुझे अकेली को कह रही हूँ? अरे इन कुत्तों ने शोर मचा मचा कर सारे मोहल्ले को जमा कर दिया है। कोई क्या सोचेगा कि क्या हो रहा है यहाँ इतनी रात को। अरे नालायकों, घर की तो बर्बादी करवा ही रहे हो, साथ ही मोहल्ले में बदनामी भी करवा दी। माँ शांत हो जाओ, एक तो कुत्तों के शोर ने आधा दिमाग खा लिया है, अब आप दोनों भी लड़ना शुरू मत हो जाओ। तुम दोनों जल्दी से ये सब साफ करो, वरना घर के अंदर नहीं आने दूंगी तुम दोनों को। ममता की बात सुनकर रुद्र और मैथिली दोनों ही आधी रात को घर का आंगन साफ करते हैं, साथ ही कुत्तों को भी भगाते हैं। सारे नुकसान में कुत्ते मैथिली का बनाया हुआ तंदूर भी तोड़ देते हैं, जिसे देखकर वो बोलती है, ये क्या हो गया, मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। कितने अरमानों के साथ मैंने ये तंदूर बनाया था, अब मैं कैसे अपना तंदूरी चिकन बनाऊंगी। यार तुम्हें चिकन की पड़ी है, यहाँ आधी रात को घर साफ करना पड़ रहा है, कुत्ते भगाने पड़ रहे हैं, तुम्हें अपने स्वाद की पड़ी है। मैंने ध्यान नहीं दिया तो कम से कम तुम तो ख्याल रख सकते थे ना, पर नहीं, बस खाया पिया और चल दिए। यार तुम अपना भाषण देना बंद करो और काम करो, समझी? रुद्र और मैथिली पूरा सा मुंह बनाकर सफाई करने में लग जाते हैं और सफाई करते करते दोनों को सुबह के 4 बज जाते हैं और दोनों ही बुरी तरह थक जाते हैं। तभी हाथों में चाय की कप लिए ममता आती है और बोलती है, चिकन ला दूं क्या तुम दोनों को? प्लीज मजाक मत करो। जी माँ जी, मुझे कोई तंदूरी ग्रिल चिकन कुछ नहीं खाना। आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद से तो मेरा मन ही भर गया है। अब मैं कभी चिकन नहीं खाऊंगी, कभी नहीं। चलो बढ़िया है, जो काम मैं नहीं कर सकी वो कुत्तों ने कर दिया। अब तुम दोनों चाय पी लो। इसके बाद मैथिली और रुद्र चाय पीते हैं और अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। साथ ही बीती रात के साथ मैथिली की तंदूरी चिकन खाने की आदत भी चली जाती है। विमला अपनी बहू निशा को शादी के 1 साल पूरे होने पर बधाई देते हुए बोलती है, अरे बहू, तुझे तेरी शादी की पहली सालगिरह मुबारक हो, जुग जुग जियो। शुक्रिया सासू माँ। बहू, शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। अरे मुझे तेरा शुक्रिया नहीं, इस घर का चिराग या चिंगारी चाहिए। 1 साल हो गया शादी को, बच्चा कब करेगी? अरे माँ जी, आप चिंता क्यों करती है, जब भगवान ने चाहा बच्चा भी हो जाएगा। अरे बहू, भगवान के चाहने से कुछ नहीं होता, मियाँ बीवी के चाहने से होता है। क्या माँ जी, आप भी। दोनों सास बहू की कानाफूसी के बीच वहाँ विमला का बेटा सागर और पति आकाश आता है और दोनों सास बहू को ऐसे धीरे धीरे फुसफुसाते हुए देखकर बोलते हैं, अरे सुबह सुबह क्या बात हो रही है सास बहू में? हमें भी बता दो, हम भी जरा हंस लें। वैसे पत्नी जी, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको भी जी। अरे आज तुम्हारी सालगिरह है,
बहुत बहुत मुबारक हो शादी की सालगिरह। खूब तरक्की करो, खुश रहो। हाँ, यही आशीर्वाद देना, इसके अलावा तो कोई आशीर्वाद बचा ही नहीं है आपके पास। अरे भाग्यवान, अब आशीर्वाद में भी तुमने वैरायटी बना रखी है क्या? सुबह सुबह बस अपना ये टेप रिकॉर्डर लेकर चालू हो जाती हो। नाश्ता करवा दो जरा, काम पर जाना है। हाँ, बस नाश्ता ठूसो और जाओ इस घर से। किसी और बात की तो कोई चिंता ही नहीं है तुमको। चल बहू, इनको नाश्ता करवाएं। दोनों सास बहू रसोई की तरफ बढ़ने लगती हैं। तभी दोनों की तबीयत खराब होती है और दोनों अपने मुंह पर हाथ रखते हुए अपने अपने बाथरूम में जाती है, जहां दोनों के पीछे पीछे उनके पति भी जाते हैं। कुछ देर में दोनों बाहर आती हैं और उनको देखकर आकाश और सागर बोलते हैं। क्या हुआ आखिर आप दोनों को, वो भी एक साथ? जरूर हमारे पीछे कुछ खाया होगा मंगवा कर, जो हजम नहीं हुआ। हाँ सागर बेटा, मुझे भी यही लग रहा है। ये घर रहकर यही तो करती होंगी, चटपटा सा कुछ बनाकर अकेले खाती होंगी। चुप रहिए आप। इतने में वहाँ विमला की बेटी टीना आती है, जो पेशे से डॉक्टर होती है। वो अपनी माँ और भाभी की ये हालत देखकर उन्हें सोफे पर आराम से बैठाकर उनकी नस चेक करती है, जिसके बाद वो थोड़ी हैरान होकर बोलती है, भैया और पापा मुबारक हो, आप दोनों पापा बनने वाले हैं। क्या सच में? मैं पापा बनने वाला हूँ और पापा आप दादा, कितनी खुशी की बात है। अरे बहू, तूने तो दिल खुश कर दिया। सच्ची बहू, तूने मेरी मुराद पूरी कर दी। आप लोगों ने ध्यान से सुना नहीं क्या जो मैंने कहा? अरे भाई, तू और पापा आप दोनों बाप बनने वाले हैं। इसका मतलब भाभी के साथ साथ माँ भी प्रेग्नेंट है। क्या? ये सुनकर विमला और आकाश की आंखें तो शर्म से झुक जाती है, लेकिन सागर और निशा भी उनसे नजरें मिलाने में शर्माते हैं और इस विषय पर बिना कोई बात किए अपने कमरे में चले जाते हैं। उनके जाते ही विमला अपनी बेटी टीना से बोलती है, टीना बेटा, तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी। अरे इस उम्र में मुझे दादी बनना चाहिए, ना कि माँ। दोबारा चेक कर, कोई गलती हुई होगी। माँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, देख कर बता देती हूँ। फिर भी आपको डाउट है तो चलो मेरे हॉस्पिटल, वहाँ एक बार कंफर्म कर लेते हैं। हाँ चलो विमला, एक बार कंफर्म करके आते हैं, क्या पता कोई गलती ही हुई हो। विमला और आकाश टीना के साथ हॉस्पिटल जाते हैं, तो दूसरी तरफ निशा अपने कमरे में आकर अपने पति आकाश से बोलती है, वाह जी वाह, पहले मेरे पीछे पड़ जाती है कि बहू बच्चा दे बच्चा दे, और मैंने देने में देर क्या कर दी तो उन्हें खुद को ही प्रेग्नेंट कर लिया। देख रहे हो ना अपनी माँ के कारनामे। यार तुम चुप रहो, अभी मैं कितना खुश था कि मैं पापा बनने वाला हूँ, लेकिन अब भाई भी बनने वाला हूँ। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मेरे सारे दोस्त मुझे ताने मारेंगे कि तेरे मम्मी पापा इस उम्र में भी जवान हैं। यार कितनी शर्म आएगी मेरे को। वही तो आज ही माँ जी कह रही थी मुझे कि बेटा, बच्चा भगवान की मर्जी से नहीं, मियाँ बीवी की मर्जी से होता है। और देखो, हो गया मियाँ बीवी की मर्जी से बच्चा। यार तुम चुप रहो ना थोड़ी देर। निशा और सागर विमला के माँ बनने से खुश नहीं थे, तो वहीं विमला भी हॉस्पिटल जाकर अपना चेकअप करवाकर बाहर इंतजार कर रही होती है और अपने साथ बैठे आकाश से बोलती है, कितनी बार बोला था आपको कि बत्ती जला कर सो, लेकिन नहीं, आपको तो बंद करनी होती है। अब इसमें बत्ती का क्या कसूर? क्योंकि बत्ती के बंद होने पर आप जो चालू हो जाते हैं, इसलिए अब आपकी वजह से मुझे कितनी शर्मिंदगी होगी। अरे इसमें शर्मिंदगी क्या, मेरी पत्नी हो तुम। अब मैं तुमको माँ नहीं बनाऊंगा तो क्या पड़ोसन को बनाऊंगा। इतने में ही वहाँ टीना आती है, जो विमला की माँ बनने की खबर को रिपोर्ट्स के मुताबिक सच बताती है। ये सुनकर विमला बहुत दुखी होती है। उसको उदास देखकर टीना बोलती है, माँ, इसमें उदास होने की क्या जरूरत है? देखिए माँ, माँ बनना तो बहुत सौभाग्य की बात है, इसलिए आप ये मत सोचिए कि आपने कुछ गलत किया है। नहीं बेटा, इस उम्र में माँ बनना सौभाग्य की नहीं, दुर्भाग्य की बात है। चुप रहो, बेकार ही इतना सोच रही हो। चलो घर चलो। विमला आकाश और टीना के साथ घर आ जाती है और अब गुजरते वक्त के साथ दोनों साथ में खट्टी कैरी खाती तो कभी मिट्टी के बर्तन। ऐसे ही गर्भावस्था के दौरान गोंद के लड्डू खाने अच्छे होते हैं, तो उसको याद करते हुए निशा बोलती है, अरे सासू माँ, मैंने सुना है कि प्रेगनेंसी में गोंद के लड्डू खाना अच्छा होता है। हाँ बहू, अच्छा तो होता है, लेकिन बहुत मेहनत लगती है उस लड्डू को बनाने में। पता है, जब सागर होने वाला था तो मेरी सास ने मुझे बना कर दिए थे। सही है,
आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी थी, मेरी कितनी खराब है। जब मेरी बारी आई सास के हाथों के गोंद के लड्डू खाने की तो मेरी सास ही प्रेग्नेंट हो गई। ये सुनकर विमला की आंखें शर्म से झुक जाती है। साथ ही इस बात से आकाश को भी बहुत बुरा लगता है। प्रेगनेंसी के 5 महीने पूरे होने पर वो दोनों अपना बच्चा गिराने की सोचते हुए बोलते हैं। अरे भाग्यवान, अब तो मुझसे भी ये घर वालों के और बाहर वालों के ताने नहीं सुने जाते। मेरे सभी दोस्त मुझे इस उम्र में बाप बनने के लिए छेड़ते हैं। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, इस उम्र में माँ बाप बनना बहुत शर्म की बात है। हमारे बच्चे ही इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे तो बाकी लोग क्या करेंगे। क्यों ना हम इस बच्चे को गिरा दे। वैसे भी बहू तो माँ बनने ही वाली है। हम दादा दादी बनकर उसके बच्चे को खिलाएंगे या माँ बाप बनकर अपने बच्चे को। इस समय ये मुमकिन होगा? मेरा एक दोस्त डॉक्टर है, मैं उससे बात करता हूँ। बच्चों की खुशी के लिए हमें ये करना ही होगा। पर इस नन्ही सी जान को कैसे मार सकते हैं हम? इसमें इसकी क्या गलती है? इन सभी बातों का कोई मतलब नहीं है विमला, तुम बैठो, मैं बात करके आता हूँ। आकाश अपने एक डॉक्टर दोस्त से बात करता है, जिसके बाद वो सब कुछ फाइनल करके अगले दिन की अपॉइंटमेंट लेता है। साथ ही घर में किसी को कुछ नहीं बताता। अगले दिन आकाश विमला को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकलता है, लेकिन आकाश का दोस्त गलती से घर फोन करके टीना को सब कुछ बता देता है। ये सुनकर टीना गुस्से में अपने भाई के कमरे में जाकर उससे बोलती है। भाई भाभी, पता है माँ पापा अपना बच्चा गिराने गए हैं, वो भी सिर्फ आप लोगों की वजह से। और इतना ही नहीं, माँ को इस उम्र में बच्चा गिराने से जान का खतरा है, लेकिन फिर भी वो चली गई। क्या माँ ऐसा क्यों कर रही हैं? तुमने उनको रोका क्यों नहीं? अरे उन दोनों को अपने बच्चों की फिक्र है कि उनके इस उम्र में माँ बाप बनने से उनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, इसलिए माँ अपनी जान को खतरे में डालकर उस नन्ही सी जान को मारने के लिए तैयार हो गई। माँ, हमारी वजह से आप अपनी और अपने बच्चे की जान खतरे में डाल रही हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। आखिर इन सब में किसी की कोई गलती नहीं है, लेकिन जब हमने ही अपने माँ बाप को नहीं समझा तो ये समाज कैसे समझता। पर अब मैं रोकूंगा माँ को ये सब करने से। इस दुनिया में मेरा बच्चा और मेरा भाई या बहन जो भी हो एक साथ आएंगे। कोई कुछ बोलकर तो दिखाए। सागर, टीना और निशा एक साथ हॉस्पिटल में जाते हैं और अपनी माँ को बच्चा गिराने से रोक लेते हैं। साथ ही उनसे अपने किए की माफी मांगकर उनको घर वापस लाते हैं, जहाँ कुछ महीने बाद सास एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है तो बहू एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। नेत्रा और वैभव एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, जहाँ नेत्रा बिल्कुल चुपचाप सीधी साधी भोली भाली सी इनोसेंट लड़की थी। वहीं दूसरी तरफ वैभव एक तेज दिमाग वाला कॉलेज में जाना माना स्टूडेंट था। ऐसे ही कॉलेज का दिन था। कॉलेज में सिंगिंग कंपटीशन था। तभी वैभव नेत्रा के पास आता है और बोलता है, अरे नेत्रा, तुम क्यों नहीं पार्टिसिपेट करती हो यार? वैभव, यू नो ना, मुझे ऑडियंस के सामने जाने में कितना डर लगता है, इसलिए ये सब मैं नहीं कर सकती। और तुम ना किसी और को इनकरेज करो, मुझे लाइब्रेरी में जाना है, बहुत काम है, बाय। ओके, वेट नेत्रा, देखो मैं तुम्हें एनकरेज करूंगा ही। तुम इतनी इंटेलिजेंट हो तो अपने टैलेंट को शो करो, ना कि ऐसे वेस्ट। आई होप कि तुम मेरी बातों को समझी होंगी तो इस कंपटीशन में जरूर हिस्सा लोगी, क्योंकि इससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। ओके, मैं इस बारे में सोचूंगी। ओके बाय नेत्रा, सोचना जरूर। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना वैभव, तो सबसे पहले मैं तुम्हें अपने दिल की बात कहूंगी। 6 महीने से तुम्हें प्यार करती आ रही हूँ, लेकिन आज तक तुमसे ये बात कहने की हिम्मत नहीं कर पाई। अरे बात तो दूर की बात है, मैं तो तुमसे नजरें मिला के ठीक से बात नहीं कर पाती। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। ओए पागल, किन ख्यालों में डूबी है? कहीं वैभव के बारे में तो नहीं सोच रही तू? अरे यार, वही तो सोच रही थी कि कैसे बताऊं उसे अपने दिल की बात कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। यार, तू जितना लेट करेगी वैभव तुझसे उतना ही दूर होता जाएगा। मेरी मान तो उसे जल्दी से अपने दिल की बात बता दे। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जिंदगी में कोई और लड़की आ जाए और तू बस उसे दूर से देखती ही रहे। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं बहुत जल्द उसे अपने दिल की बात बता दूंगी। ये हुई ना बात। ये बोलकर दोनों क्लास को अटेंड करते हैं और घर जाकर नेत्रा बहुत सोचती है कि वो कैसे वैभव को अपने दिल की बात बताए। वो अपने कमरे में बैठे बैठे खुद से बोलती है, अरे उसे कैसे प्रपोज करूं?
उसके व्हाट्सएप पर मैसेज कर दूं? नहीं नहीं, ऐसे कौन करता है भला। एक काम करती हूँ, अपनी सारी बातें एक पेपर पे लिख के उसे दे देती हूँ। अरे नहीं, ये तो पुराने जमाने वाला आइडिया हो गया। अरे करूँ तो क्या करूँ, कैसे बताऊँ वैभव को अपने दिल की बात, कुछ समझ नहीं आ रहा। नेत्रा अपने आप से बात कर ही रही होती है कि तभी उसका भाई रवि आता है और उसे बोलता है, अरे मेरी प्यारी बहना, क्यों इतना चिंतित हो? अपने भ्राता को नहीं बताओगी? देखो, यदि तुम्हें कोई कष्ट है तो निसंकोच अपने भ्राता को बता सकती हो। क्या रवि भाई, आप भी ना इस समय अपना ये हिंदी शब्दकोश अपने पास ही रखिए। यहाँ मुझे टेंशन हो रही है और आप है कि। तो तेरे प्रॉब्लम की वजह क्या है बता, ताकि मैं तेरी हेल्प कर सकूं। अरे कुछ नहीं। और आज आप मेरे रूम में कैसे? आप तो कभी नहीं आते। वो मुझे तेरी एक हेल्प चाहिए थी। तुझे तो पता है कि मेरा आरजे का शो स्टार्ट होने वाला है। उसके लिए मुझे कोई न्यू आरजे चाहिए, ऐसी जो आजकल के यूथ के दिलों की बात जानती हो और अपडेटेड हो, इंटेलिजेंट हो, सबसे बड़ी बात वॉइस परफेक्ट हो, जिसे सुनकर लोग ज्यादा हैप्पीनेस फील करें। उसके ऑडिशन की ही तो टेंशन है, कल से स्टार्ट है। अरे भैया, तो डर क्यों रहे हो? बी कॉन्फिडेंट। अरे मिल जाएगी कल आपको आपकी आरजे, जो आपके शो को हिट कर देगी। अरे नेत्रा, मुझे जो क्वालिटीज एक आरजे में चाहिए वो सब तुम में है। क्यों ना तुम ट्राई करो, एंड आई नो सबको तुम्हारी वॉइस बहुत पसंद आएगी। अरे भैया, मुझ में नहीं है इतना कॉन्फिडेंस कि मैं ढेर सारे लोगों के सामने कुछ बोल भी पाऊँ। अरे मुझसे नहीं होता ये सब। बट नेत्रा, उसमें तुम्हें किसी के सामने नहीं आना, बस अपने रूम में तुम्हें लोगों तक अपने दिल की बात को पहुंचाना है। That's it. नहीं भैया, मुझसे नहीं होगा। आई एम सॉरी। ये बोलकर रवि चला जाता है। नेत्रा रात भर सोचती है, फिर कुछ देर बाद सो जाती है। अगले दिन नेत्रा कॉलेज में अपनी दोस्त ऋषिका से मिलती है और बोलती है, यार तुझे पता है मैंने सारी रात सोचा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वैभव को अपने दिल की बात कैसे बताऊं। मुझे पता है तू कुछ इस तरह की स्टूपिड बातें मुझसे बोलेगी। तुझसे कुछ नहीं होता तो मुझे बोल दे, मैं ही उसे जाकर बता दूंगी। नहीं यार, अगर उसे खुद से भी पता चलना होगा ना तो मैं किसी सही टाइम पर उसे बता दूंगी, लेकिन तेरे थॉट से नहीं। ओके, तेरी मर्जी। बाद में कुछ हुआ तो रिग्रेट मत करियो। अरे तू टेंशन मत ले, हो जाएगा सब। तभी वहाँ वैभव आता है और हाय करता हुआ बोलता है, अरे नेत्रा, तुम भी ना, आखिर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना। खैर कोई नहीं, दोबारा ऐसा मौका मिले तो हाथ से जाने मत देना, अपने डर को दूर भगाओ। ओके। नेत्रा वैभव को बोलता हुआ ताड़ती रहती है और तभी वो उसके आगे चुटकी बजाता है और बोलता है, कहाँ खो गई मिस नेत्रा? तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? वैसे आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बस इस चश्मे को हटा दो तो और खूबसूरत लगती हो। थैंक यू वैभव। तभी वैभव चला जाता है और ऋषिका उसे गले लगाकर बोलती है, अरे वाह मेरी जान, आज तो वैभव ने सामने से खुद तुझे खूबसूरत बोला है और तेरा चश्मा भी उतार दिया। तू उसे ऐसे ही पसंद है। अरे अरे, कैसे ब्लश कर रही है, लाल लाल चिक्स हो गए तेरे। दोबारा बुलाओ क्या वैभव को? पागल हो गई है क्या? कुछ भी बोलती है। चल क्लास अटेंड करनी है। ओके चल। इस तरह दोनों क्लास लेते हैं और टाइम से घर जाती है। नेत्रा अपने कॉलेज से वापस आती है। तभी उसका भाई सर पकड़कर टेंशन में बैठा होता है। उसे बेस्ट आरजे ना मिलने की वजह से बहुत टेंशन थी। ये देखकर नेत्रा खुद में उलझी हुई होती है। तभी उसे वैभव की बात याद आती है और तभी वो अपने भाई को आरजे बनने के लिए हाँ कर देती है, जिसके बाद उसका भाई खुशी से बोलता है, सच में नेत्रा, तुम सच बोल रही हो ना? हाँ भाई, मैं आपकी हेल्प भी करना चाहती हूँ और अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड भी करना चाहती हूँ। तो ठीक है, कल से तुम मेरी आरजे बनोगी। रवि के इतना कहने पर नेत्रा अगले दिन से अपने भाई के नए शो लव एक्सप्रेस को होस्ट करने के लिए रेडी हो जाती है। तभी उसका भाई बोलता है, नेत्रा, ऑल द बेस्ट। मुझे यकीन है कि तुम कर सकती हो। बिना किसी हेजिटेट के स्टार्ट करो बोलना। ओके, मैं माइक ऑन करता हूँ। नेत्रा उसकी बात मानकर अपनी रेडियो जॉकी के चेयर पर जाकर बैठती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैं हूँ आपकी आरजे नैना, यानी कि आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपके लव गुरु, जो आज आपकी लव लाइफ से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। और अगर आपका प्यार आपसे दूर हो गया है तो आज मैं आपके प्यार को आपसे वापस मिलवा दूंगी। साथ ही आपके प्यार भरे लम्हों को बाकी सब कपल्स के साथ शेयर करूंगी। तो आज मैं आपसे कहना चाहूंगी
कि प्यार क्या है। प्यार सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है, एक जादू है जो दो लोगों को हो जाता है ना, तो बस फिर तारे जमीन पर आ जाते हैं उनके लिए। नैना की ये मीठी आवाज सुनकर वैभव उसकी तरफ पहली बार में ही अट्रैक्ट हो जाता है और उसे पता ही नहीं होता कि वो जिसकी आवाज सुन रहा है वो कोई और नहीं बल्कि नेत्रा ही है। और उसका शो बंद होते ही वो कानों से ईयरफोन निकालकर बोलता है, यार इस लड़की की आवाज बहुत प्यारी है। ऐसा क्या है जो मुझे इसकी तरफ और खींचे जा रहा है? वैसे प्यार हो गया है मुझे आरजे नैना से, अब तो मिलना ही पड़ेगा मुझे इससे। हफ्ते बीतते हैं। वैभव उसी की आवाज को रेडियो पर डेली सुनता है और उसकी आवाज से प्यार करने लगता है। तभी उसका दोस्त विक्की आता है और उससे बोलता है, अरे बहुत देख रहा हूँ आजकल, पता नहीं रेडियो पे क्या सुनता रहता है पूरे दिन, बताएगा भी? अरे यार मुझे उस लड़की और उसकी आवाज से प्यार हो गया है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ कैसे भी करके। कसम से उसकी आवाज मेरे दिल में बस गई है। अबे तू पागल हो गया है क्या? बिना देखे सिर्फ उसकी आवाज से तुझे प्यार हो गया? ये तो इम्पॉसिबल है भाई। है पॉसिबल, मुझे ही देख ले और मुझे उस लड़की से मिलना है। आज के जमाने में भी प्यार हो सकता है। वैभव और विक्की की बात थोड़ी दूर खड़ी नेत्रा सुन लेती है और खुद से बोलती है, ओह नो, इसका मतलब वैभव मुझसे प्यार करने लग गया है। नहीं, वो मुझसे नहीं आरजे नैना से प्यार करता है और वो उससे मिलने की बात भी कर रहा है। तभी वैभव नेत्रा के पीछे आता है और उसके मुंह से सिर्फ आरजे नैना ही सुन पाता है और बोलता है, क्या मैंने अपने कानों से सही सुना नेत्रा? तुम जानती हो आरजे नैना को? बोलो, जानती हो ना? वो मैं क्या कर रही हो यार? प्लीज प्लीज बात करा दो, मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा नेत्रा। प्लीज मुझे उस लड़की से मिलवा दो। आई नो तुम जानती हो, प्लीज एक बार बात करा दो मेरी, आई रिक्वेस्ट यू। वैभव के ऐसे बार बार बोलने पर नेत्रा हाँ कर देती है, जिसके बाद वैभव खुशी से उसे गले लगा लेता है और बोलता है, थैंक यू नेत्रा, सच में तुम बहुत अच्छी हो। मुझे पता था तुम जरूर मेरी बात उससे करवा दोगी। अच्छा, कल मैं कॉलेज के पास वाले कैफे में वेट करूंगा, प्लीज ले आना उसे। OMG, ये मैंने क्या कर दिया? वो तो नैना से मिलने की बात कर रहा है जो कि मैं ही हूँ। मैं कैसे मिलूँ उससे? वैभव सुनो, मैं ना एक बार उससे कंफर्म करके बता दूंगी। अगर वो फ्री होगी तो तुमसे मिल लेगी, फिर तुम आ जाना, ठीक है? ओके, तुम मुझे कॉल करके बताना। नेत्रा उसे इतना कहकर चली जाती है। नेत्रा वैभव को रात में कॉल करती है और उससे बातें करती है। वैभव को नेत्रा से बात करके फील होता है, लेकिन उसे अभी भी नेत्रा और नैना की आवाज अलग अलग लगती है। नेत्रा वैभव को उसके ना आने की बात बता देती है और ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। अगले दिन ऋषिका वैभव के पास आती है और बोलती है, अरे तुम फिर से आरजे नैना का शो सुन रहे हो? कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया? बस ये समझ लो हो ही गया है। अरे आज नेत्रा कहाँ रह गई, दिख नहीं रही। अरे उसे जुकाम हो रहा है बहुत, इसलिए नहीं आएगी, रेस्ट कर रही है। अच्छा अब मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है। अच्छा बाय, चलो मैं अपनी जान का शो सुनता हूँ। वैभव उसका शो सुन रहा होता है। गुड मॉर्निंग गाइस। ओह, वो क्या है ना कि मुझे थोड़ा जुकाम हो गया है, तो अगर बातें करते करते मुझे छींके आने लगे तो उसके लिए सॉरी। चलिए शो स्टार्ट करते हैं। ये क्या, नैना को छींके आ रही हैं और यहाँ नेत्रा भी नहीं है? कहीं मैं जो सोच रहा हूँ ये दोनों एक ही तो नहीं? क्योंकि जब नेत्रा नहीं होती तभी उसका शो होता है और नैना नेत्रा का मतलब एक ही होता है, आंखें। शायद इसीलिए मुझे नेत्रा के साथ और उसकी आवाज सुनकर भी सेम फीलिंग आती थी। आखिर क्यों नेत्रा ने मुझसे ये बात छुपाई? जब पता था तो मिली क्यों नहीं मुझसे? मुझे उसके पास जाना ही होगा अभी। वैभव जल्दी से उसके पास रेडियो शो में आता है और उसके भाई से परमिशन लेकर उसके पास मिलने चला जाता है, जहां वो नेत्रा को शो को होस्ट करते हुए देख लेता है और उससे बोलता है, जब तुम्हें पता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मिली क्यों नहीं? क्यों दूर रखा मुझे खुद से? क्योंकि तुमने मेरी आवाज से प्यार किया है, मुझसे नहीं। तुम आरजे नैना से प्यार करते हो, नेत्रा से नहीं। पर हो तो तुम ही ना नेत्रा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। और इस तरह दोनों एक दूसरे को प्रपोज करके एक दूसरे के गले लग जाते हैं। साथ ही उनकी बात सिटी रेडियो के थ्रू पूरा शहर सुन लेता है और इस तरह दो प्यार करने वाले मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।